एम्प्लॉयर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करे, उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं फॉलो करेगा तो उसको काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और लीगल इश्यूज़ के अंदर भी वो आ सकता है, जिसके अंदर हमने क्रिमिनल और सिविल लॉ को कल हमने डिस्कस किया। आज हम मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट हायरार्की जो है वो किस तरह काम करती है, किस तरह के लोग होते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और उसके बाद कंट्रैक्टर को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है वर्क प्लेस के अंदर। तो ये आज के हमारे लेक्चर के अंदर ये दोनों टॉपिक जो है वो शामिल होंगे। सबसे पहले हु डज व्हाट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करते हैं। चूँकि हमारा IG1 मैनेजमेंट से रिलेटेड है टोटली, तो हमें पहले मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर, लोगों की डेजिग्नेशन, उनके रोल्स के बारे में समझना होगा कि लोग जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो एक हायरार्की के मुताबिक लोग चलते हैं। टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उसके बाद मिडल मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट और इसी तरह वर्कर्स तक बात जाती है। तो ये सारे के सारे लोग एक मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, तो इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अब इनको जो हेड करेगा, जो इनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ब्रांड, एज अ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर कौन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर के अंडर डायरेक्टर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर इसी तरह मिडल जो मैनेजमेंट है उनका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आखिर में ये जो वर्कर्स हैं इनका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस को जो है वो सेफ प्रोवाइड करे, ठीक है। इसी तरह मॉरल के अलावा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी हम जिक्र करते हैं कि एम्प्लॉयर की जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और इसी तरह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीगल इश्यूज़ के अंदर भी हम कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे पास एम्प्लॉयर एक है लीगल बॉडी। जब हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो सादा अल्फाज में हम ये कहते हैं कि भाई वो शख्स जो किसी को काम पे रखता है उसे भी एम्प्लॉयर कहते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉयर जो होता है वो लीगल पर्सन है, वो अकाउंटेबल है लीगल सिस्टम के अगेंस्ट या लीगल सिस्टम के लिए। जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, सिविल एक्ट होगा, तो उसको फेस जो पर्सन करेगा वो एम्प्लॉयर होगा। अब एम्प्लॉयर कैन बी अ सिंगल पर्सन, कैन बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन बी अ ब्रांड, कैन बी अ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जो है वो चेन्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, या मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर कहेंगे। कि एम्प्लॉयर एक लीगल पर्सन है जो अकाउंटेबल है आपके लीगल सिस्टम के अंदर, जिससे पूछ जो है वो की जाती है। तो उसका रोल क्या है, उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनका रोल क्या है, और मिडिल मैनेजमेंट जो है इनका क्या रोल जो है वो होता है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज है जी हमारे पास पहला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयर को समझते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर कोई एक सिंगल पर्सन हो सकता है जो लोगों को एम्प्लॉय करता है, लोगों को काम देता है। अब ये तो जर्नल टैक्स के अंदर हम बात करते हैं कि भाई कोई जो दूसरों को काम पे रखे वो एम्प्लॉयर, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो है लीगल पर्सन। एम्प्लॉयर एक ऐसा इंसान है जो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को फेस करेगा, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर अकाउंटेबल होगा, उस शख्स को हम एम्प्लॉयर कहते हैं। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पिछले C155 के अंदर और रिकमेंडेशन R164 के अंदर हमने कल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जिक्र किया कि एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस, मशीन, इक्विपमेंट सेफ प्रोवाइड करे। इसी के साथ साथ वर्क प्लेस के अंदर मौजूद केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं उनको भी सेफ रखे, और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वो भी सेफ प्रोवाइड करे। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी कन्वेंशन C155 के अंदर हमने पढ़ी थी। फिर इसी के साथ साथ रिकमेंडेशन के अंदर भी हमने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया कि सिर्फ
इंश्योर नहीं करना वर्क प्लेस सेफ हो, बल्कि उसको साथ साथ मेंटेन भी करना उसकी जिम्मेदारी है। सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देना भी उसकी जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करना टूवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जो है वो पैसे चार्ज ना करना, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ वर्किंग आवर्स इस तरह से डिज़ाइन हो, उसके अंदर जो है वो ब्रेक्स होनी चाहिए, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। फिर हमने कहा कि मेंटल और फिजिकल फटीग को ख़त्म करे, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। और अपने आप को अप टू डेट रखे टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज से। तो ये जिम्मेदारी कल हमने एम्प्लॉयर की पढ़ी थी, जो कि ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के अंदर एक एम्प्लॉयर को बताया कि उसकी मेन जिम्मेदारियां क्या हैं, वो किस तरह से लीगल प्रोसीडिंग से बच सकता है, या उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो एम्प्लॉयर है लीगल पर्सन, जिसका मेन काम क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड तमाम के तमाम इश्यूज को सॉल्व करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी वर्क प्लेस को तमाम किस्म के रिस्क से जो है वो फ्री रखना, ये एम्प्लॉयर की है जी जिम्मेदारी, जो कि हमने अभी डिस्कस की कि कन्वेंशन में हमने पढ़ ली है और रिकमेंडेशन के अंदर भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है जी हमारे पास कि एक एम्प्लॉयर जो है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है, तो अब वो किस तरह से काम करेगा। जिस तरह हमने कल भी शुरू के टॉपिक्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एम्प्लॉयर जो है, सारी की सारी जिम्मेदारी और एहतसाब उसी का होता है, लेकिन उसने अपने काम के लिए लोग रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि HR है, लोगों को हायर करना, लोगों को ग्रूम करना, ये HR की जो है जिम्मेदारी है। सेफ्टी वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करना। इसी तरह फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि अकाउंट्स को जो है वो देखना। ये सारी के सारे ओवरऑल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों के अंदर। डिफरेंट लोग हैं जो उसकी जिम्मेदारी उसके लिए पूरी कर रहे होते हैं। चूंकि ये जिम्मेदारी सारी की सारी एम्प्लॉयर की है, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके पास वर्क प्लेस के अंदर बाकी लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं ताकि उसकी वर्क प्लेस जो है वो सेफ रहे और वो तमाम के तमाम लीगल प्रोसीडिंग, जो कि क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, उससे बचा रहे। कि भाई एक ऐसी पॉलिसी हो, ऐसा सिस्टम लेकर आए हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग सेफ रहें, साथ साथ अगर कोई विजिटर्स हैं वो भी सेफ रहें, और अगर कंट्रैक्टर्स भी काम करने आते हैं तो वो भी सेफ रहें। क्योंकि वर्क प्लेस के अंदर मौजूद कोई भी शख्स, इवन वो चोर ही क्यों ना हो, अगर वो भी आपकी वर्क प्लेस के अंदर, आपकी बाउंड्रीज के अंदर वो इंजर्ड होता है, बीमार होता है एक्टिविटीज की वजह से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है कि भाई उसके वर्क प्लेस पर मौजूद तमाम के तमाम लोग उसको सेफ रखे। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिसी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसे किसी ना किसी डायरेक्शन के ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास पॉलिसी होती है, और पॉलिसी को बनाते हैं टॉप मैनेजमेंट के लोग। अब जनरल हायरार्की जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट होती है एम्प्लॉयर के बाद, उसे हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, CEOs और डायरेक्टर्स जो है वो शामिल होते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जो डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, टॉप के जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ये हैं जी वर्कर्स, ये हैं एम्प्लॉइज फॉर देयर एम्प्लॉयर, कि ये अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयर ने लोगों को काम पे रखा है, हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। टॉप पे जो लोग बैठे हैं और फ्रंट लाइन जो वर्कर है, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। टॉप मैनेजमेंट बनाएगी पॉलिसी, वो पॉलिसी बनाएगी, लोगों को जिम्मेदारियां अलॉट करेगी। मिडिल मैनेजमेंट उसी पॉलिसी को फॉलो करवाएगी, उस जिम्मेदारियों के ऊपर अमल करेगी, लोगों के को जो है वो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और जो वर्कर्स हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक काम करेंगे।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हाउस कीपिंग की पॉलिसी बनाई जाती है कि भाई हमने हाउस कीपिंग करनी है। अब हाउस कीपिंग की पॉलिसी की, उसके लिए लोग जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिए, उन्होंने अपनी तरफ से जो पॉलिसी बनानी थी वो बना दी। अब मिडल मैनेजमेंट ने वही पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल जो है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से अलॉटेड है उसको वो काम सौंपेंगे। अब वो बंदा जिसको काम सौंपा गया है, वो वर्कर जिसको काम सौंपा गया है, उसने वो काम करना है। अगर एक वर्कर अपना काम ठीक नहीं करता, उसकी वजह से मैनेजमेंट जो मिडिल मैनेजमेंट है उसका काम पूरा नहीं होगा, और इसी तरह सीनियर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो चेन सिस्टम हिरार्की काम ही ऐसे करती है कि जब फ्रंट लाइन के ऊपर जो वर्कर है वो अपना काम करेगा, इसी तरह उसके ऊपर के जो लोग हैं उनका टारगेट पूरा होगा। इसी तरह चलते चलते टॉप तक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसी डिलीवर करना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल मैनेजमेंट इस तरह काम करती है कि टॉप के मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो बनाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी या पॉलिसी बनाती है। अब पॉलिसी के अंदर दो मेन चीज़ें लिखी जाती हैं जिन्हें हम एम्स और ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी में दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो है एम्स और ऑब्जेक्टिव, कि हमने आने वाले साल के अंदर या इन फ्यूचर हमने क्या चीज़ें अचीव करनी है, हमारे एम्स और टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, उन टारगेट को पूरा करने के लिए लोग कौन होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस्म की रिसोर्सेज की ज़रूरत जो है वो हमें महसूस होगी, कौन कौन से लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके ऊपर अमल करना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के जिनको फॉलो करना है। ये सारे के सारे काम करते हैं आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग। अब टॉप मैनेजमेंट के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका काम दो तरीकों से नज़र आता है। एक को कहते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट और दूसरा होता है विजिबल लीडरशिप। जब आपकी टॉप की मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करेगी, उसकी मैनेजमेंट कमिटमेंट नज़र आएगी उसकी पॉलिसी के अंदर कि भाई उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी बनाई, ये उनकी कमिटमेंट को शो कर रहा है। लीडरशिप कि वो खुद भी उस पॉलिसी के ऊपर अमल करके दिखा रहे हैं, तो उनकी उसमें लीडरशिप जो है वो नज़र आएगी। टॉप मैनेजमेंट इफेक्टिव तब होगी या उनके बनाए हुए उसूल इफेक्टिव तब होंगे जब वो खुद भी उसके ऊपर अमल करके दिखाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसको साथ साथ चेक एंड बैलेंस जब कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ से उनकी लीडरशिप नज़र आती है। फिर इसी तरह मैनेजमेंट की कमिटमेंट उनकी प्रायोरिटीज़ पे नज़र आती है कि उन्होंने क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रायोरिटी सेट की हैं, किस तरह लोगों को ट्रेन कर रही है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नज़र आती है कि लोग किस तरह से उस पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप की मैनेजमेंट अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर कमिटेड नहीं होगी, उसी के साथ साथ आपकी लीडरशिप नज़र नहीं आएगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हादसात जो है वो होते रहेंगे। हमने 6 अगस्त वाला पेपर सिनेरियो पढ़ा जिसके अंदर वेयर हाउस के अंदर एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो कभी कभार नज़र आती है। इसका मतलब क्या है कि उनकी लीडरशिप नहीं है, उनके पास रिस्क असेसमेंट जर्नल किस्म की है, चीज़ों को वो ठीक से नहीं देखते, चीज़ों के लिए उनके पास जो है वो पैसे मौजूद नहीं हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनकी कमिटमेंट, उनकी लीडरशिप शो कर रही है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप के लोग इस तरह के काम करेंगे तो कोई भी बंदा अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं वो ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पा रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत मुश्किल होगी, बहुत उसके अंदर परेशानियां होंगी, उनको हर्डल्स होंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी एक मैनेजमेंट को पुश करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखें बिटवीन देयर वर्कर्स, ताकि लोग उनसे बात कर सकें, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, उनके ऊपर प्रॉपरली अमल कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हिरार्की के अंदर मिडल मैनेजमेंट के लोग।
अब मिडल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उसके अंदर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताई हैं। अब मिडल मैनेजमेंट के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इनका मेन काम होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ को चेक करना। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रोल्स हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के एम्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको वर्कर्स तक पहुंचाना, उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन रखना, वो तमाम के तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज जो उनके कंट्रोल में हैं उनको डे टू डे अपनी वर्कर्स तक, अपने जो निचला तबका है वहाँ तक वो पहुँचाना, ये मिडल मैनेजर्स का काम होता है। जितने असिस्टेंट मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को ये टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको उनके रोल्स के बारे में बताना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनके साथ साथ जो है उनकी सुपरविजन रखना, ये मिडल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो डिलीवर करना शुरू कर दे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो हिरार्की है वो इस तरह चलती है कि टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, मिडल मैनेजमेंट ने उसको फॉलो करवाया और जो वर्कर हैं वो उसको फॉलो करेंगे, तो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा, मैनेजमेंट के चलने के जो उसूल हैं वो कंप्लीट होंगे और एक मैनेजमेंट अपना जो अचीवमेंट है, जो उसकी टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड, वो उसको अचीव करना स्टार्ट कर देगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करती है। अब एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऐसी जगह पर काम कर रहे हों जहां पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हों, एक ऐसी प्रेमिसेस जहां पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों, वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को किस तरह से डेवलप करना पड़ेगा या करना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल समझ लें कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6 मंजिला इमारत है, पहली मंजिल के ऊपर जो है कोई कार का शोरूम है, उसके ऊपर जो है कोई इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर जो है कोई मार्केटिंग के लोग बैठे हैं, उसके ऊपर जो है वो कॉल सेंटर वाले हैं। तो इस तरह से हर पोर्शन के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेमिसेस ऑक्युपाई की है वो एक है, ठीक है, एक ही प्रेमिसेस के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसको वर्क प्लेस के अंदर ले जाएं तो वर्क प्लेस के अंदर एक क्लाइंट है, उसके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स उसके इलाके के अंदर या उसकी जगह पर काम कर रहे हैं या उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि क्लाइंट की प्रेमिसेस है, क्लाइंट की प्रेमिसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। इसे भी हम जॉइंट ऑक्युपायर ऑफ प्रेमिसेस कहते हैं। और जो बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं वो भी जो है वो जॉइंट ऑक्युपायर ऑफ प्रेमिसेस होते हैं। एक जगह एबटाबाद के अंदर जहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ पर क्या है कि एक प्लाजा है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर मेन इश्यूज जो है वो चलते हैं कि पार्किंग का इशू होता है। नीचे जो है वो सारे के सारे वेयर हाउसेज हैं, जो बेसमेंट है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, वहाँ ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर सारे के सारे जो है वो वेयर हाउसेज हैं। लोग जो है वो सामान जो है वो स्टोर होता है और बेचा जाता है, मार्केटिंग के काम जो है वो करते हैं लोग। तो वहाँ पर क्या होता है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये 3 दिन उनके डिलीवरीज के होते हैं कि उनके ट्रक आने होते हैं। तो कई अरसे से उनके साथ जो है बाकी लोगों की जो है वो वायलेंस का ख़तरा कितनी दफ़ा हुआ, कितनी दफ़ा पुलिस भी उस एरिया के अंदर आई है, बिकॉज कि भाई लोग जो है आपस में जो है वो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि भाई जो ट्रक वाले हैं वो जी सुबह सुबह आ जाते हैं जी सामान अनलोड करवाने के लिए। तो 9 बजे ऑफिस का टाइम शुरू होता है। तो 9 बजे जब ऑफिस का टाइम शुरू होता है तो वो गाड़ियाँ उसी जगह पर खड़ी रहती हैं, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं होती। तो उस प्लाजा जो है वो क्योंकि रोड पर है तो रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी बड़ी परेशानी का सामना करना होता है। तो फिर कुछ अरसे पहले एक मीटिंग उन्होंने बनाई, एक यूनियन बनाई वही उसी प्लाजे की कि भाई यहाँ पर जो है ये जितने भी इश्यूज हैं इनको मिल बैठ के ना सॉर्ट आउट कर लें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब आपने जो है जब भी आपका ट्रक आया करेगा वो सुबह 9 बजे से पहले पहले अपने जितना भी सामान है उसने अनलोड करके यहाँ से चले जाना है। तो अब 1 महीना हो गया वहाँ पर
इससे जो है वो बड़ा सुकून है कि भाई 8 बजे 8:30 बजे से पहले पहले वो ट्रक जो है अनलोड करके मजदूर उस वेयर हाउस के अंदर जो है वो सामान रख के वो सुबह जो है वो चला जाता है। उसके बाद वो प्लाजा पार्किंग के लिए जो है वो खाली रहता है। तो वहाँ पर अब ये जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो गए हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ना ये इलेक्शंस भी होते हैं कि डिफरेंट ताजर बरादरी है उनके इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। तो उनका एक सदर मुंतखब होता है। उसका मेन काम क्या होता है कि लोग जो उस बिल्डिंग के अंदर या उस मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपस में जो है गुतम गोता होने के बजाय एक सदर है उसके साथ डिस्कशन करें, वो तमाम उनके जो है इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। इसी तरह जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रेमिसेस के बारे में भी है कि भाई एक जगह पर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि कंट्रैक्टर खुद भी एम्प्लॉयर है अपने लोगों का, वो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है लेकिन अपने लोगों के लिए वो भी एम्प्लॉयर है। अब डिफरेंट एम्प्लॉयर्स एक जगह पर काम कर रहे हों तो उनके बीच में खतरा होता है। जिस तरह अक्सर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट कंट्रैक्टर काम कर रहे हों तो उनके आपस के जो लोग होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही होती। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है वर्क प्लेस के अंदर। तो ILO बताता है कि भाई अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वर्क प्लेस के अंदर किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। कहते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ मिल बैठ के आप जो है इमरजेंसी रिस्पांस बनाएं, इमरजेंसी प्रोसीजर बनाएं ताकि एक की वजह से दूसरे को नुकसान ना हो। जो हमने कल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पढ़ा कि भाई वर्कर जो है अपना भी ख्याल रखे और अपने काम की वजह से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये क्या करें, आपस में मिल बैठें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें, कंसल्टेशन करें और एक इमरजेंसी प्रोसीजर बनाएं ताकि एक दूसरे की एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी इशू क्रिएट ना हो। जिस तरह एक जगह पर काम हो रहा हो, कोई वेल्डिंग वाला काम कर रहा है, कोई प्लम्बरिंग वाला है और कोई पेंटिंग वाला काम कर रहा है और इन दो तीनों की आपस में क्लैशेस आ सकते हैं एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इनको चाहिए आपस में कोऑर्डिनेट करें और टाइम डिसाइड करके काम करें ताकि ये जो वायलेंस की सिचुएशन है ये क्रिएट ना हो। इसी के साथ साथ एक दूसरे के साथ अपनी वर्क से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट शेयर करें, अपने काम के जो के अंदर मौजूद ख़तरात हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि भाई मेरे काम से आपको क्या ख़तरा हो सकता है या आपके काम से मुझे क्या ख़तरा हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करें, उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट बनाएं ताकि वर्क प्लेस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई भी इशू क्रिएट ना हो और आपस में रेगुलर मीटिंग करते रहें, जॉइंट मीटिंग सेशन रखें, उसके अंदर जो भी उनको इश्यूज हैं वहाँ पर डिस्कस करें ताकि तमाम के तमाम काम खुश असलूबी से जो है वो अंजाम दिए जा सकें। तो मैनेजमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं कि एक क्लाइंट, एक एम्प्लॉयर जो है, अगर एक तो उसके लोग हैं उसको किस तरह से डील करेगा और उसके पास कोई विजिटर या कंट्रैक्टर आ जाते हैं उनको वो किस तरह से डील करेगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो इन सारी चीज़ों को ठीक रखे और कम्युनिकेट करे लोगों के साथ भी, और जो लोग हैं उसके पास वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करें ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई भी इशू क्रिएट ना हो। अब कंट्रैक्टर के ऊपर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि अब अक्सर जो है ये जो कंट्रैक्टर्स हैं बाज़ औक़ात क्या बहुत ज़्यादा जो है तादाद में प्रोजेक्ट्स के ऊपर और पूरी दुनिया के अंदर कंट्रैक्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अब क्लाइंट क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो कंट्रैक्टर के वर्कर्स को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ रखे, क्योंकि वो अगर उसके प्रेमिसेस पे कोई भी मिसहैप होता है तो ये भी क्लाइंट के लिए या एम्प्लॉयर के लिए जो है वो मुसीबत है। इसीलिए क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कंट्रैक्टर्स को सेलेक्ट करे जो उसके लिए या उसके काम के लिए कोई ख़तरा ना बने। अक्सर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दिए जाते हैं जो आपके कोई या तो रिलेटिव में से हों या आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हों उनके साथ या कोई मफाद जुड़ा हो, तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो उसके नताइज फिर बहुत ज़्यादा जो है वो भुगतने पड़ते हैं। जिस तरह किसी फजलदीन साहब को आपने जो है वो किसी प्रोजेक्ट का टारगेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो उसमें से फिर
पैसा खा पी के जो रह जाएगा फिर उससे जो है वो रोड बनेंगे और रोड फिर साल बाद फिर उसकी हालत जो है वो ख़राब होगी, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होंगे, तो लोगों के लिए ज़्यादा नुकसान बन सकता है। तो अब कंट्रैक्टर के लिए भी ये क्लाइंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो किसी कंट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है तो कंट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू क्रिएट ना हो। अब वर्क प्लेस के अंदर अगर हमारे पास कंट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको मैनेज करने के 3 स्टेप्स हैं कि 3 स्टेप्स के अंदर हम किसी भी कंट्रैक्टर को जो है वो मैनेज करते हैं वर्क प्लेस के अंदर। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर, कि हमने कंट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद है कंट्रैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसके साथ वर्क कोऑर्डिनेशन करनी है और आखिर में है उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखनी है। तो ये 3 तरीकों से हम एक कंट्रैक्टर को जो है वो मैनेज करते हैं। तो इसी को अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है कि एक कंट्रैक्टर को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए। ये हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, आपके पेपर के हवाले से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके फील्ड के अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रैक्टर को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस के अंदर, तो 3 स्टेप्स हैं उसके। एक है सिलेक्शन, दूसरा है वर्क कोऑर्डिनेशन और तीसरा है मॉनिटरिंग। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसी तरह कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है और मॉनिटरिंग के अंदर क्या है।